हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल लॉ पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो इन्वायरमेंटल लॉ पार्ट 4 की ये वीडियो है, इसके अंदर में हमने 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, वो 3 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या है? वो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत जो बोर्ड है, ये बड़ा टेढ़ी खीर है, इनको याद करना, इनको पढ़ना। जो बोर्ड है, ठीक है, मैं एक शॉर्ट मेथड आपके लिए लेके आया हूँ, उसको आप बहुत कम समय में और जल्दी से कर पाएंगे। जैसे कि एक तो केंद्रीय बोर्ड होता है आपका, 3 क्वेश्चन है एक साथ ही। केंद्रीय बोर्ड है, राज्य बोर्ड है और तीसरा है जी संयुक्त बोर्ड। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे सबसे पहले हम केंद्रीय बोर्ड के बारे में। तो जो केंद्रीय बोर्ड की स्थापना का जो उद्देश्य था उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि उद्देश्य चाहे केंद्रीय बोर्ड हो या राज्य बोर्ड हो या संयुक्त बोर्ड हो, तीनों बोर्डों का उद्देश्य इसमें एक ही है। एक वो ये है कि जल प्रदूषण अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, राज्य बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, संयुक्त बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तीनों बोर्डों की स्थापना का प्रावधान यही है कि जो इनसे संबंधित जो स्थापना है उनका प्रावधान करना, उनसे संबंधित अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, क्योंकि किसी भी संस्था या प्राधिकारी के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे कि मैं बता दूं, केंद्रीय बोर्ड का गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 3 के अंतर्गत में किया गया है। ठीक है, और वही राज्य बोर्ड का जो गठन किया गया है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 4 के अनुसार किया गया है। और संयुक्त बोर्ड का जो गठन किया गया है वो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 13 के अंदर में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इनसे संबंधित जो सदस्य हैं, सदस्यों के बारे में। देखो, जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड में एक सदस्य होगा जो अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष पूर्णकालिक होता है और ये जो अध्यक्ष है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा ही इसको जो है नामांकित किया जाता है। जबकि राज्य बोर्ड में सदस्य की बात करें, जो राज्य बोर्ड में एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी जो पूर्णकालिक या अंशकालिक अध्यक्ष होगा। लेकिन यहाँ पर अंतर इतना है कि इसको जो नॉमिनेट किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, पूर्णकालिक या अंशकालिक हो सकता है, उसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वही संयुक्त बोर्ड के अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अध्यक्ष सदस्य की बात करें, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो पूर्णकालिक होगा और ये नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इनको निर्देशित और नामांकित किया जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं बता दूं, केंद्रीय बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए, केंद्रीय बोर्ड में पदाधिकारी जो होते हैं या तो 5 होंगे या इनसे अधिक होंगे जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हों, जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हों। और ध्यान रखना, केंद्रीय बोर्ड में जो पदधारी हैं उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी, केंद्रीय बोर्ड के द्वारा की जाएगी। अब बात करेंगे राज्य बोर्ड की। तो जो राज्य बोर्ड है इसमें 5 स्थानीय जो राज्य बोर्ड है, राज्य बोर्ड में 5 राज्य सरकार का जो 5 सदस्य चाहिए जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। ठीक है, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार में 5 सदस्य चाहिए जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। और बात करेंगे संयुक्त बोर्ड की, तो संयुक्त बोर्ड में भाग लेने वाले, जैसे संयुक्त बोर्ड है, संयुक्त बोर्ड में स्टेट और सेंट्रल दोनों के मेंबर्स जो है काम करते हैं, दोनों के मेंबर्स अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, दोनों भाग लेते हैं। अब इसमें करना क्या है, सोचना क्या है, इसमें यह है कि जो भाग लेने वाले सदस्य होंगे, जो भाग लेने वाले राज्य होंगे,
प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य में से 2 पदाधिकारी जो नियुक्त किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि प्रत्येक राज्य जो भाग ले रहे हैं उनमें से प्रत्येक 2 सदस्य राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हो। तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने इस टॉपिक के माध्यम से ये एक तो तीनों बोर्ड को हम पढ़ लेंगे और तीनों बोर्डों में जो विश्लेषण होगा वो भी पढ़ लेंगे, है ना। अब बात करेंगे हम अगले पॉइंट की तरफ। और 5 सदस्य या 5 से अधिक सदस्य ऐसे होंगे जो राज्य बोर्डों के सदस्यों में से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड में 5 या उससे अधिक सदस्य ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे उन्हीं राज्यों के मेंबरों में से, ठीक है। और यहाँ की मैं बात करता हूँ राज्य बोर्ड की, जबकि राज्य बोर्ड में 5 स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जो राज्य बोर्ड है। अब बात करेंगे संयुक्त बोर्ड के बारे में। तो जो संयुक्त बोर्ड है, संयुक्त बोर्ड में एक व्यक्ति जो होगा वो स्थानीय होगा, एक व्यक्ति जो स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों में से चुना जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम केंद्रीय बोर्ड की। देखिए केंद्रीय बोर्ड में 3 मेंबर्स होंगे या 3 से अधिक मेंबर्स हो सकते हैं जो अशासकीय हो सकते हैं, जो अशासकीय होंगे, यानी कि वो शासन के व्यक्ति नहीं होंगे, अशासकीय व्यक्ति होंगे वो। अब इसमें क्या करना है कि अशासकीय व्यक्ति कौन है, जैसे कि जो मत्स्य पालन करते हो या जो जल प्रदूषण से संबंधित चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो, जिनकी जो प्रतिक्रिया लेते हो, प्रतिभाग लेते हो, वो 3 अशासकीय व्यक्ति होते हैं इसके अंदर में दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं राज्य बोर्ड के बारे में। राज्य बोर्ड में 3 अशासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। अशासकीय व्यक्तियों से मतलब आप समझ ही गए होंगे, वो व्यक्ति जो जल प्रदूषण से संबंध रखते हो, चाहे वो मत्स्य पालन करते हो या अन्य कोई कार्य करते हो, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं इसमें जो संयुक्त बोर्ड है, राज्य बोर्ड का बता दिया। संयुक्त बोर्ड में क्या होगा कि एक व्यक्ति होगा जो अशासकीय नियुक्त किया जाएगा, ये एक व्यक्ति जो अशासकीय होगा, ठीक है। अब बात करेंगे वापस वही केंद्रीय बोर्ड के बारे में। जो केंद्रीय बोर्ड होगा, केंद्रीय बोर्ड में 2 व्यक्ति कंपनी या निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। केवल 2 व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे निगमों और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और जबकि राज्य बोर्ड की अगर मैं बात करूं, राज्य बोर्ड में जो 2 व्यक्ति होंगे वो कंपनियों और निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे, लेकिन यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है, ये जो है राज्य सरकार द्वारा, राज्य बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और संयुक्त बोर्ड में अगर मैं बात करूं तो जो संयुक्त बोर्ड है उसमें जो है एक व्यक्ति अशासकीय व्यक्ति होगा, ठीक है। अशासकीय व्यक्ति बता दिया था। अब इसमें संयुक्त बोर्ड में जो 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो निगमों के लिए, निगम या कंपनियों के लिए केंद्र बोर्ड के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गए कि संयुक्त बोर्ड के, राज्य बोर्ड के और ये केंद्रीय बोर्ड के। अब इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सचिव की नियुक्ति होती है जो पूर्णकालिक सदस्य होता है, ठीक है। एक सचिव जो पूर्णकालिक सदस्य होता है वो केंद्र सरकार, केंद्र बोर्ड के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। राज्य बोर्ड में यहाँ तक के मेंबर्स को मिलाकर के, यहाँ तक के मेंबर्स को मिलाकर के टोटल 16 मेंबर्स होते हैं, तो पूरे 16 मेंबर्स होते हैं। जबकि मैं बात करूं संयुक्त बोर्ड की, तो संयुक्त बोर्ड में जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स की नियुक्ति जो है घट या बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हर एक स्टेट, अब हो सकता है 10 स्टेट्स उसमें पार्टिसिपेट करें, तो 10 स्टेट्स में से जो भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य होंगे तो 20 मेंबर्स पदाधिकारी हो गए, और मान लें 15 लेंगे तो 30 हो गई, इसलिए इसमें संख्या घट या बढ़ सकती है संयुक्त बोर्ड में। जबकि राज्य बोर्ड में पदों की संख्या, सदस्यों की संख्या जो है वो फिक्स होती है, वो 16 मेंबर होंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो ये मेंबर्स हैं, जो संयुक्त बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है या राज्य बोर्ड है, इन तीनों बोर्डों में जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की जो नियुक्तियां होती है वो किस प्रकार से होती है, नियुक्तियां क्या है। देखिए
जो इनकी नियुक्ति के लिए जो योग्यता है उसके बता दूं। योग्यता है या तो वो मेंबर जो वो व्यक्ति है वो व्यक्ति या तो प्रदूषण नियंत्रक विषयक वैज्ञानिक हो, या अभियांत्रिकी या प्रबंधकीय उसके बाद डिग्री हो, या उसको ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसकी नियुक्तियां की जा सकती हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो राज्य बोर्ड है, राज्य बोर्ड में भी जो इनके योग्यता होगी वो यही होगी जो केंद्रीय बोर्ड में होगी, क्योंकि उसको पॉल्यूशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उससे संबंधित ज्ञान होना चाहिए और अभियांत्रिकी और प्रबंधकीय ज्ञान नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। और अब बता दूं मैं जो संयुक्त बोर्ड है, संयुक्त बोर्ड के अंदर में भी योग्यता यही होगी जो हमारी केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के अंदर में दोनों के अंदर में है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, तो अब बात करेंगे जो तीनों बोर्ड है इनकी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। देखिए जैसा कि यहाँ पर मैं बता दूं, जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड को निधि रखने की जो है जरूरत होती है, निधि रखने की परमिशन होती है जो धारा 36 के प्रावधानों के अंतर्गत होती है। ठीक है। धारा 36 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र सरकार, केंद्रीय बोर्ड को जो निधि रखी जाती है और यहीं से वो समय समय पर इस निधि में से जो प्रदूषण एवं नियंत्रण के लिए जो खर्च करेगा वो यहाँ से निधि से निकाल सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर उधार लेने की शक्ति। उधार लेने की शक्ति का मतलब ये होता है, अगर केंद्रीय बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड को पैसे की जरूरत पड़ती है, अर्थ की जरूरत पड़ती है, तो वो अर्थ को उधार ले सकता है, या तो वो बॉन्ड इशू कर सकता है, या डिवेंचर्स इशू कर सकता है, या लोन ले सकता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बजट की। तो देखिए जो केंद्रीय बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड को बजट तैयार करने की जो शक्ति है वो धारा 38 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ये जितनी भी धाराएं हैं वो सारी की सारी धाराएं हमारी 1974 अधिनियम के तहत सारी बताई गई है, इसलिए प्रत्येक में ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है। और अब बात करेंगे हम वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता। ठीक है दोस्तों, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की जो पावर है वो आर्टिकल 39 के अंदर में प्रोवाइड कराई गई है, जो कि केंद्रीय बोर्ड हर एक वित्तीय वर्ष में एक प्रारूप निर्धारित जो किया गया है उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके जो क्रियाकलापों का सही और पूर्ण विवरण होगा, उसकी जो प्रतियां हैं पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम और 4 मास के भीतर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जो कि वित्तीय वर्ष की लास्ट डेट से अंतिम तिथि से 9 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों केंद्रीय बोर्ड यहां तक क्लियर। अब बात करेंगे हम राज्य बोर्ड को। राज्य बोर्ड के बारे में देखिए, जानकारी प्राप्त करने की शक्ति, राज्य बोर्ड को जो है जानकारी प्राप्त करने की शक्ति धारा 20 के अंदर में प्रदान की गई है। कौन सी जानकारी प्राप्त करने की शक्ति? देखिए किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण करेगा वो, और किसी ऐसे क्षेत्र में जहां कोई नदी, कुआं या उनके प्रवाह या आयतन और उनके विशेषताओं का मापन करने के लिए जानकारी प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, और अभिलेखों की जानकारी रखने की शक्ति प्रदान की गई है, और ऐसे क्षेत्र में वर्षा का माप करना, उनका अभिलेखन और कार्यवाही के लिए, और जो नदियां हैं, सरिता है, सरिता सर्वेक्षण और अन्य कार्यवाही की अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने की शक्ति यहाँ पर प्रदान की गई है। दूसरा है दोस्तों नमूने लेने व अनुसारित करने की शक्ति, जो कि धारा 21 के अंदर में प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है। नमूना सा मतलब होता है कि जैसे बहिस्राव है, जो स्रोत जो बह रहे हैं उनको नमूना लेना। इसकी 2 व्यवस्थाएं हैं, जैसे एक होता है हमारा मल या व्यावसायिक बहिस्राव की, या जो नदियां हैं या कुएं हैं उनके जल का विश्लेषण करने के लिए नमूने लेने की शक्ति। दूसरा जो नमूना है उन लेने की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है। एक तो नमूना लेने की शक्ति और दूसरा नमूने लेने की प्रक्रिया, सैंपल लेने की प्रक्रिया। ठीक है। राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस वास्ते सशक्त किसी भी अधिकारी द्वारा ऐसा नमूना लिया जा सकता है। दरअसल नमूना लेने से मतलब ये है यहाँ पर कि ये पता करना कि जल की जो गुणवत्ता है वो कहाँ है। अगर जल की गुणवत्ता डाउन है तो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना।
ठीक है, उसकी गुणवत्ता से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसको अनुसारित करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। उसके लिए जो ठोस कदम है उनको मतलब उठाने की जो शक्ति है वो यहाँ पर प्रदान की गई है धारा 21 के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति धारा 23। जो प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति है वो धारा 23 में दी गई है। ठीक है, अब ये क्या होता है, राज्य बोर्ड या उसके सशक्त अधिकारी को अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश करने या उसका निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदान की है। जैसे सॉरी, बोर्ड को सौंपे गए कार्यों का पालन करने के लिए या अधिनियम नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए या किसी प्लांट या अभिलेख या रजिस्ट्रार या दस्तावेज या किसी सार्वन पदार्थ की परीक्षा करने के लिए और साक्ष्य के उपयोग के लिए इनका अभिग्रहण यानी कि सेज करने के लिए और अधिनियम या नियमों के अधीन कोई अपराध किए जाने का विश्वास होने पर। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए उनको प्रवेश और निरीक्षण की जो शक्ति है वो प्रदान कराई गई है धारा 23 के अंदर। ठीक है, राज्य बोर्ड को। अब बात करेंगे राज्य बोर्ड में हमारा नए निकासों और बहाव पर प्रतिबंध। जो नए निकास हैं और बहाव है उन पर प्रतिबंध करने की जो शक्ति है वो धारा 25 के अंदर में डिफाइन की गई है। ये क्या है, जैसे मल या व्यावसायिक बहिस्राव के किसी नदी या कुएं में डलने पर चूंकि वो खराब हो जाता है, जो जल है वो प्रदूषित हो जाएगा, उसको रोकने के लिए अगर कोई ऐसा कार्य एक्ट किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर इनको जो है धारा 25 के अंतर्गत नए निकासों और बहावों पर प्रतिबंध करने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना अगला, जैसे ये है धारा 26 के अंदर में यहाँ पर जो नए निकास है, नए निकासों का यही मतलब है यहाँ पे कि अगर मतलब राज्य बोर्ड है अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, मतलब जैसे जहाँ किसी उद्योग से जल प्रदूषण की संभावना हो और उसका जो है प्लांटेशन किया जाना, उसका स्थापित किया जाना जनहित में ना हो, वहां पर एक उद्योग की स्थापना के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो जारी नहीं करना चाहिए। तो ये शक्तियां जो है नए निकासों के लिए है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो मल और व्यावसायिक बहिस्राव से संबंधित है। ठीक है, जो धारा 26 के अंदर में डिफाइन किया गया है दोस्तों। तो देखिए, जो मल है, मल या जो बहिस्राव है उसका जो व्यावसायिक बहिस्राव है, यानी जैसे कंपनी है, प्लांट है, वहाँ उनसे निकलने वाला जो जल है वो किसी सरिता को, नदी को दूषित करता है, ऐसे स्थान पर गिरता है जो मतलब सभी को नुकसान देता है, लोकहित में बाधक है, तो यहाँ पर जो है सेक्शन 26 के अकॉर्डिंगली प्रोविजंस प्रदान किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सहमति देना या वापस लेना, सेक्शन 27 के अकॉर्डिंगली बताया गया है। ठीक है, अब होता क्या है, जो राज्य बोर्ड है, जो नए प्लांट उद्योग वगैरह खुल रहे हैं उनसे संबंधित जो सहमति दे सकता है, अगर दे दी गई है, अगर वो उन नियमों का, प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं तो वहां से उन शक्तियों को, मतलब उन जो परमिशंस हैं उनको वापस लेने की भी शक्तियां राज्य बोर्ड के पास होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ कार्यों को लागू करना। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको लागू करने की शक्तियां राज्य बोर्ड के पास होती हैं। कुछ कार्य कौन से होते हैं? कुछ कार्य जैसे किसी व्यक्ति से उस कार्य को कराने की अपेक्षा की जाती है और उसे धारा 25 या 26 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय करने को कहा गया था। यदि ऐसा व्यक्ति उस कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूरा नहीं करता है तो उसे उस कार्य को एक निर्धारित समय में पूरा करने को कहा जाएगा। ऐसा समय 30 दिन से कम नहीं होता है। ठीक है, यदि वह इस पर भी अपना कार्य करने में असफल रहता है तो वह जो कार्य है राज्य बोर्ड द्वारा पूरा कराया जा सकेगा और उस पर जो भी खर्च आएगा वह खर्च उस संबंधित व्यक्ति से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कुछ दशाओं में अधिकरणों को जानकारी देना। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें अधिकरणों को जानकारी देना अनिवार्य हो जाता है। वो सेक्शन 31 के तहत उसके संबंध में प्रावधान किए गए, यानी कि धारा 31 के
31 में जो प्रावधान किए गए हैं वो दिए गए हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पे अभिकरणों को जानकारी देना आवश्यक हो जाता है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, देखिए मैं बता देता हूँ। जब किसी उद्योग संक्रिया यानी कि कोई ऑपरेशन किया जाता है, प्रक्रिया की जाती है, निरूपण और निपटान प्रणाली से किसी दुर्घटना या अल्पित कार्य है या घटना के कारण कोई विषाक्त या हानिकारक या प्रदूषक पदार्थ किसी नदी या कुएं में जाने लगे, तो उससे जो नदी या कुआं है प्रदूषित हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो धारा 31 ऐसे स्थान के भार साधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करती है कि वो दुर्घटना, अकल्पित कार्य और घटना की सूचना तुरंत राज्य बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी या अधिकारियों को दे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना, अकल्पित कार्य या घटना से जल को प्रदूषित होने से रोकना और या जल को प्रदूषित होने से बचाना होता है। ठीक है, तो ये था। अब दोस्तों बात करेंगे हम, इसके अंदर में दिया गया है निर्देश देने की जो पावर्स हैं वो है सेक्शन 33 में धारा 33 के अंदर में निर्देश देने की शक्तियां बताई गई हैं। देखिए जो 33 धारा 33 से 33 है, इसका जो 33A है, इसमें 33A जोड़ा गया था सन 1988 जल प्रदूषण एवं निवारण संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसमें 33A जोड़ा गया था। इसमें इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बोर्ड को निर्देश जारी करने की महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं। बोर्ड के निर्देश देने की इन शक्तियों को कुछ चीजें हैं जिनसे संबंधित निर्देश दिए जा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें, जैसे किसी उद्योग ऑपरेशन की प्रक्रिया को, या किसी उद्योग को बंद करने के लिए, या किसी निषेध के लिए, या उसको विनियमित करने के लिए, या ऐसे उद्योग संक्रिया या प्रक्रिया को विद्युत, जल या अन्य सेवाएं के प्रदाय को रोकने या विनियमित करने की शक्ति करने के लिए। अगर मान लो किसी कंपनी को बिजली सप्लाई हो रही है, उसको रोकना या उसको विनियमित करने के लिए जो पावर्स प्रोवाइड कराई गई है धारा 33A के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कराई गई है। वैसे धारा 33 है, लेकिन ये जो है 1988 में 33A को जोड़ा गया था, संशोधन हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों संयुक्त बोर्ड के बारे में। जो हमारा संयुक्त बोर्ड है, संयुक्त बोर्ड के जो कार्य होते हैं, जैसे कि नाम से ही आपको संयुक्त है, तो संयुक्त का मतलब जो दोनों शक्तियां हैं, इन दोनों से संबंधित शक्तियां इसकी दोनों ही है, लेकिन शक्तियां इसकी निर्धारित नहीं की गई हैं। तो ये तो था हमारा, अभी हमने जो अध्ययन किया वो किया केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड और संयुक्त बोर्ड का। एक बार हम इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर। देखिए जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड को धारा 3 में, राज्य बोर्ड को धारा 4 में, संयुक्त बोर्ड को धारा 13 के अंदर में। जो केंद्रीय बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं, जो इसमें अध्यक्ष होगा जो अपॉइंट बाय द सेंट्रल बोर्ड, यहाँ पे जो अध्यक्ष होगा अपॉइंट बाय द स्टेट बोर्ड, यहाँ पे जो मेंबर होगा अपॉइंट बाय द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर 5 मेंबर्स या उससे ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पर 5 मेंबर होंगे और यहाँ पर हर एक स्टेट के 2-2 मेंबर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 या उससे ज्यादा बोर्ड के मेंबर्स नियुक्त किए जा सकते हैं। यहाँ पर 5 प्राधिकारी होंगे और यहाँ पर जो है एक क्या कहते हैं कि 2 पदाधिकारी होंगे जो हर एक स्टेट से होगा, और एक व्यक्ति जो स्थानीय होगा। ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी होने से होगा। उसके बाद अब जितने भी केंद्रीय बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड में मोस्टली जो मेंबर्स है सेंट्रल बोर्ड के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं वो स्टेट बोर्ड द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, छोड़ करके जो क्या कहते हैं, नहीं, सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराए जाते हैं। और संयुक्त बोर्ड में जो पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा वो सेंट्रल बोर्ड द्वारा, और बाकी जो पदाधिकारी हैं वो स्टेट बोर्ड द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो केंद्रीय बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। राज्य बोर्ड में सदस्यों की संख्या कुल 16 होती है, संयुक्त बोर्ड में भी सदस्यों की संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है। यहाँ पर इनकी योग्यता दी गई है, प्रदूषण नियंत्रक विषय वैज्ञानिक होना चाहिए, अभियांत्रिकी या प्रबंधकीय उसको नॉलेज होनी चाहिए। इनकी भी जो योग्यता वो भी सेम होती है, यहाँ पर भी सेम होती है। अब बात करेंगे इनकी पावर्स के बारे में। तो जो पावर्स है, इनको जो फंड इकट्ठा करने के लिए पावर्स प्रोवाइड किया 36 में,
और क्रेडिट के लिए 37 में, बजट के लिए 38 में, वार्षिक रिपोर्ट के लिए 39 में। यहाँ पर शक्तियां बताइए, जानकारी प्राप्त करने की शक्ति है धारा 20 के अंदर में, नमूने लेने की 21 में। तो ये जितनी भी शक्तियां मैंने आपको बताई हैं, ये एक बार आप बड़े ध्यान से इसको देखेंगे तो सारा कवर अप हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे केंद्रीय बोर्ड के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो जो हमारा केंद्रीय बोर्ड होता है, केंद्रीय बोर्ड का जो कार्य है वो क्या होता है, उसको डिफाइन किया गया धारा 16 के अंदर में। जो केंद्रीय बोर्ड है इसके जो कार्य है, कार्य को डिफाइन किया गया है धारा 16 के अंदर में। बस एक चीज ये ध्यान रखनी है, इसके कार्य को धारा 16 के अंदर में डिफाइन किया गया है। और कार्य है क्या क्या, देखिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय बोर्ड का मुख्य कार्य होगा कि वो राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों और सरिताओं और कुओं की जो सफाई है उसको बढ़ावा दे। ठीक है, और दूसरी बात होगी विशिष्ट और पूर्वगामी कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय बोर्ड निम्न कार्यों का पालन करेगा। कौन कौन से कार्य हैं, जैसे जल प्रदूषण के निवारण और उससे संबंध किसी भी विषय पर केंद्र सरकार को सलाह देने का काम करेगा। दूसरा, राज्य बोर्ड के क्रियाकलापों में समन्वय कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करेगा और उनके बीच जो विवाद है उनको सुलझाने का काम करेगा। ठीक है, और तीसरी बात है राज्य बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा और जल की प्रदूषण और उनके निवारण या नियंत्रण संबंधित समस्याओं से जो रिलेटेड सर्च हैं उनको डेलीगेट करेगा, प्रायोजित करेगा, स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, अगली बात है जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण या उपशमन के कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण के ऐसे निबंधनों और शर्तों की योजना बनाएगा जो जिससे उन्हें संगठित करना इजी हो जाए और केंद्रीय बोर्ड विनिर्दिष्ट कर सके। ठीक है, और जल प्रदूषण के निवारण या नियंत्रण के बारे में जनसंपर्क के माध्यम से व्यापक कार्यक्रम बनाना, लोगों से मिलकर उनको जागरूक करना जल से संबंधित चीजों के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब ये तो थे हमारे इसके कार्य, और भी ऐसे कार्य आप बहुत सारे लिख सकते हैं, क्योंकि मेन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, देखिए आने वाले समय में जल संकट से जो अभी जैसे कोरोना आया था इसकी समस्या से बहुत सारे लोग जूझे थे, ऐसे ही एक जल संकट आने वाला है, जल विस्फोट होगा। ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पर्यावरण, जो ये होता है हमारा जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के अंदर में जो प्रावधान है, जैसे जल प्रदूषण के निवारण है, नियंत्रण है, उपशमन है या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है, उनकी योजना बनाना और लागू करने का काम भी करता है। और उन कार्यों का पालन करने के लिए जो कि निर्धारित किए गए हैं, अन्य और भी प्लान किए जा सकते हैं जो है केंद्रीय बोर्ड के द्वारा दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर सारी चीजों का कवर अप कर लिया है केंद्रीय बोर्ड में। केंद्रीय बोर्ड के उद्देश्य क्या है, केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों या उसका गठन के बारे में बात कर दी, केंद्रीय बोर्ड की शक्तियों के बारे में बात कर दी और केंद्रीय बोर्ड के कार्यों के बारे में हमने बात कर दी। अब हम बात करेंगे राज्य बोर्ड को। देखिए राज्य बोर्ड के जो कार्य हैं, राज्य बोर्ड के कार्यों को धारा 17 के अंदर में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब वो कार्य क्या होंगे, राज्य में सरिता और कुओं के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना और उनके निष्पादन को सुनिश्चित करना, जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कम करने से जुड़े किसी भी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना। यहाँ पर केंद्र सरकार को सलाह दी जाती थी, यहाँ पर राज्य सरकार को सलाह दी जाएगी। ठीक है, जल प्रदूषण और उसके निवारण या नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना और उसका प्रसार करना, जल प्रदूषण तथा जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या कम करने की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना और उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना। ठीक है, और जल प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित कार्यक्रम में लगे हुए या लगाए जाने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण को संगठित करने में केंद्रीय बोर्ड की सहायता करना और जो प्लान है, स्कीम्स है, उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनका अन्वेषण कराना। मल या व्यावसायिक बहिस्राव की क्रिया के लिए जो संक्रम और संयंत्रों का निरीक्षण करना। ठीक है, और जो बहिस्राव है उनके बहाव के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की क्वालिटी के लिए जो बहिस्राव मानक निर्धारित करना और उनमें परिवर्तन करना या उन्हें खत्म करना। और मल या व्यावसायिक बहिस्राव की अभिक्रिया की जो मितव्ययिता है और विश्वसनीय पद्धतियां निकालना, उनके लिए पद्धतियां निकालना
और कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिस्रावों के उपयोग की पद्धतियां विकसित करना, भूमि पर मल और व्यावसायिक जो बहिस्राव है उनके निपटारे के लिए कारगर पद्धतियां विकसित करना, और नदियां और कुओं में अपशिष्ट के बहाव के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए आदेश देना और उसमें परिवर्तन करना या उसे वापस लेना। राज्य सरकार को किसी भी ऐसे उद्योग के स्थान के बारे में सलाह देना जिसे चलाए जाने से किसी नदी या कुएं को प्रदूषित होने की संभावना है, ठीक है। और या नदी या कुएं से जल के नमूने को या मल या व्यावसायिक बहिस्राव के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करना और अन्य ऐसे कार्यों का पालन करना जो निर्धारित किए जाए। तो ये थे हमारे राज्य बोर्ड के जो कार्य हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे जो हमारे संयुक्त बोर्ड के कार्य, जो जैसे कि मैंने बताया केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड जो इसकी परिसीमा के अंदर में आते हैं संयुक्त बोर्ड के, ठीक है, ये वो कार्य करेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं अब तक हमने तीनों बोर्डों को अच्छे से समझ लिया होगा। करना कुछ नहीं है देखो तीनों बोर्डों के जो कार्य हैं इनको बस डिफाइन किया गया है। केंद्रीय बोर्ड को धारा 16 में, राज्य बोर्ड को धारा 17 में, ठीक है, दो ये डिफाइन किया गया है। अब इनमें मतलब किसी भी बोर्ड का जो कार्य है वो मेन कारण यही है कि जल को सुरक्षित रखना, जल का संरक्षण करना और जल की क्वालिटी को बढ़ाना, ये इन बोर्डों का जो मेन ड्यूटीज होती हैं ये वो होती हैं। अब इसमें एक आध पॉइंट इधर का उधर लिखा जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेन इनके प्रॉब्लम जो पॉइंट्स है वो यही हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। 1981 के बारे में बात करेंगे। देखिए ये है हमारा वायु प्रदूषण। अब तक तो जल प्रदूषण की बात करी थी, अब करेंगे वायु प्रदूषण की जो कि हमारा अधिनियम 1981 है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है अधिनियम का उद्देश्य, ठीक है। देखिए जो अधिनियम का ऑब्जेक्ट होता है, इसका जो उद्देश्य होता है प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित बनाए रखने और प्रदूषणीय कारकों पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से मानवीय पर्यावरण विषय पर जून सन 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? जून सन 1972 में। 1 जून सन 1972 में स्टॉकहोम में एक पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन किया गया था जिसमें पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित समस्या के निवारण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे और भारत सरकार ने भी वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम या आवश्यक प्रावधान करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप सन 1981 में वायु प्रदूषण और निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का जो है गठन किया गया, इसको पारित किया गया। अब इस जो अधिनियम थे इसके मेन रीजन क्या थे पारित करने के? देखियो क्योंकि उद्योगों जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें उद्योगों के कारण फैले हुए जो फैलता है वायु प्रदूषण, उसको रोकने के लिए और इन जो क्षेत्र जो जैसे घनी आबादी वाले हैं, जैसे आपका कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, इन पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ने लगा था। तो उस प्रभाव को रोकने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। और अनेक नियंत्रण किए गए थे, जिसके बाद भी जो औद्योगिक कार्यकलाप हैं और मनुष्यों के द्वारा किए गए दैनिक कार्य जैसे यातायात, घरेलू ईंधन, चिमनियों के धुएं, इनसे वायुमंडल में जो है प्रदूषण हो रहा था। इसे कम करने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई और इसको पारित किया गया। और वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो समस्याएं हैं होती हैं उन्हें हल करने के लिए केंद्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यवाहियां एवं उपायों को लागू करने और इसके अंतर्गत निवारण और नियंत्रण एवं उपाय काम में लाने, और जहां इस बोर्ड का गठन नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य प्रथम बोर्ड स्थापित करने का कार्य कर सकता था।
तो ये तीन मेन पॉइंट थे, तीन मेन ऑब्जेक्ट थे इस अधिनियम को पारित करने के, तीन उद्देश्य थे। ठीक है भाई, तीनों उद्देश्यों में मेन चीज यही है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना, है ना, क्योंकि जो उद्योग है मेन चीज है, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण उद्योगों से फैलता है, उसके बाद थोड़ा सा कम फैलता है मनुष्य के जो औद्योगिक कार्यकलाप हैं, जैसे वही आपका यात्रा करते हैं डेली प्रतिदिन, है ना, तो उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, बता दूं सबसे जो खतरनाक धुआं है वो हमारी बाइक या जो पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं उनसे होता है। क्योंकि रीजन क्या है कि जो उसके धुएं से निकलते हैं ना, वो एक बहुत जहरीली गैस निकलती है जिसको कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। उसमें होता है लेड, लेड यानी पीबी, पीबी मतलब शीशा। जब हम उस धुएं में सांस लेते हैं तो वो शीशा जो है सांसों के द्वारा हमारी जो श्वास नलिका है उसमें जम जाता है, जिसके कारण ये ब्लॉकेज, हार्ट अटैक वगैरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अपनी जो बाइक वगैरह है उसको सही से चलाएं, धुआं ना दे, ठीक है, धुआं ना निकलने दे। इसलिए उसकी समय से अपनी कार, बाइक, व्हीकल जो भी आप यूज करते हैं उसकी समय से सर्विसिंग वगैरह कराएं, ताकि प्रदूषण को पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो ये मेन रीजन थे इनके ऑब्जेक्ट जो इसको लागू करने के। अब बात करेंगे जो मेन पॉइंट है संक्षिप्त नाम। देखिए इसका जो संक्षिप्त नाम था, ये रहा संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसके विस्तार की। तो इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत पर है। और अब बात करेंगे इसका जो प्रारंभ है, तो ये जो प्रारंभ है जो लागू हुआ, एप्लीकेबल हुआ 16 मई 1981 से संपूर्ण भारत पर है। 16 मई सन 1981 से संपूर्ण भारत पर, ऑल इंडिया पर एप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे ये अधिनियम बताया है, इसमें कुछ एक शब्दावलियां हैं जैसे वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषण, ये सारी शब्दावलियां, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले बता देता हूं, वायु प्रदूषक प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषक है। इसको धारा 2 के अंदर में, इसको धारा 2 के अंदर में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब इसमें बता दें वायु प्रदूषकों से मतलब क्या होता है। जो वायुमंडल में उपस्थित ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जिसमें शोर शामिल है, जिनके कारण मानव, अन्य जीवधारी या पेड़ पौधों या संपत्ति या पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं। इस प्रकार वातावरण में उपस्थित ठोस, तरल, गैस पदार्थ जिनके कारण मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्यावरण या संपत्ति पर कुप्रभाव डालते हैं, वायु प्रदूषक कहलाते हैं। वायु प्रदूषक में शोर को शामिल किया जाता है, शोर को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वायु प्रदूषक, वायु। अब बात करेंगे दोस्तों हम वायु प्रदूषण के बारे में। जो वायु प्रदूषण है हमारा, इसको 2 के अंदर में डिफाइन किया गया है, यानी कि धारा 2 के अंदर में इसको परिभाषित किया गया है वायु प्रदूषण को, है ना। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 की धारा 2 इसके अंदर में डिफाइन किया गया है। इसके अनुसार किसी प्रकार का वातावरण में फैला हुआ वायु प्रदूषक जो तत्व होता है वायु प्रदूषण कहलाता है। जो वायु प्रदूषक तत्व है वातावरण में फैला है वो वायु प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रमाणित साधन एवं प्रमाणित साधित्र। देखिए प्रमाणित साधन और प्रमाणित साधित्र को धारा 2 ग, ठीक है, 2 ग के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। ये होता क्या है, जो प्रमाणित साधन होता है उसका मतलब किसी प्लांट, संयंत्र या प्रक्रिया से है जिसमें शक्ति उत्पन्न करने के लिए, उत्पादन में मिलाने के लिए, जो प्रयोज्य करने के लिए ठोस, द्रव, गैस या तरल पदार्थ जलाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे मतलब राज्य बोर्ड के द्वारा इनको प्रमाणित करना होता है। जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको जो है सर्टिफिकेट देना, उनका सर्टिफिकेशन करना। ठीक है, ये होता है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रमाणित ईंधन के बारे में। देखिए जो प्रमाणित ईंधन है
उसको धारा 2 घ के अंदर में, धारा 2 घ के अंदर में इसको डिफाइन किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो प्रमाणित ईंधन है, इसमें जो अधिनियम के जो उद्देश्य है उनके अनुसार जो प्रमाणित ईंधन है वो ही प्रयोग किया जाए, कि इसमें ये बताया गया है। अब हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल्स के बारे में। देखिए, जो ऑटोमोबाइल्स है उसको धारा 2 अड़े में डिफाइन किया गया है। ऑटोमोबाइल से मतलब ये होता है कि जो किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन है, ठीक है, जो भाप इंजन या शक्ति के माध्यम से चलाया जाता है, उसमें ईंधन जलता है ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है, जो परिभाषित किया गया है बोर्ड को धारा 2 च के अंदर में डिफाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, या इनको आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, ये धारा 2A B C D E F G, धारा 2 में ही चलेगा सब, धारा 2 G H I J K L M, ऐसे सब कुछ धारा 2 में ही है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि कै ख ग घ ये कुछ याद करने में थोड़ा हो सकता है कि परेशानी हो, तो इसको इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं इंग्लिश में। अब मैं कहाँ था, मैं था कहाँ पे था, बोर्ड को। हाँ, तो बोर्ड के अंदर में धारा जो 2 च बताया था मैंने, A B C, ये C है, D E F, ये F है। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड को धारा 2F के अंदर में डिफाइन किया गया है। और इसमें क्या होता है कि जो केंद्र और राज्य परिषद से मिलकर बनते हैं, ठीक है, वे बोर्ड होता है, जैसे अभी बोर्ड के बारे में हमने आपको बताया था। अब बात करेंगे चिमनी के बारे में। चिमनी को धारा 2H के अंडर में डिफाइन किया गया है। चिमनी यानी कि चिमनी एक ऐसा ढांचा होता है जिसमें से होकर जो धुआं होता है वो बाहर निकलता है और वायु में मिल जाता है और उसको प्रदूषित करता है। ठीक है, अब बात करेंगे नियंत्रण उपकरण के बारे में। नियंत्रण उपकरण को धारा I के अंदर में डिफाइन किया गया है। इसका अनुसार जो नियंत्रण उपकरण होता है वो किसी युक्ति यानी कि डिवाइस का एक तरीका या ऐसे नियंत्रण से है जो किसी वायु प्रदूषक को मानकों के अधीन नियंत्रित करता है, और इसमें किसी औद्योगिक संयंत्र के संचालन हेतु लगाने के लिए उपकरण शामिल किया जाता है। किसी जो नियंत्रण उपकरण है उसको प्लांट वगैरह में लगा दिया जाता है। अब बात करेंगे हम उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन को धारा 2J के अंदर में परिभाषित किया गया है। उत्सर्जन का मतलब होता है किसी ठोस द्रव या गैसीय पदार्थों से जो किसी चिमनी, नलिका या किसी अन्य माध्यम से बाहर आता है। ठीक है, अब बात करेंगे औद्योगिक संयंत्र के बारे में, यानी कि इंडस्ट्रियल प्लांट के बारे में, जो धारा 2 के अंदर में इसको परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये जो प्लांट होता है किसी उद्योग या व्यावसायिक औद्योगिक संयंत्र में वायु प्रदूषण का उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे सदस्य। इसको 2L, धारा 2L के अंदर में, 2L के अंदर में डिफाइन किया जाता है। सदस्य का अर्थ केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के सदस्यों से होता है और उनमें अध्यक्ष भी शामिल होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अधिभोगी या अधिष्ठाता। ठीक है, अधिभोगी या अधिष्ठाता से मतलब इसको डिफाइन किया जाता है धारा 2M के अंदर में। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो अधिभोगी का तात्पर्य है वो एक ऐसे व्यक्ति से है जो कारखाना या परिसर के मामलों में नियंत्रण रखता है। ठीक है, किसी पदार्थ के संबंध में वह व्यक्ति उस पदार्थ पर कब्जा कर लेता है या कब्जा रखता है। ठीक है, ये होता है हमारा अधिष्ठाता। ठीक है दोस्तों, अधिष्ठाता का मतलब होता है ऑक्यूपायर, इंग्लिश में इसको ऑक्यूपायर भी कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा अभी वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में कोई और बात समझनी हो या आपको लाइव क्लास लेनी है तो कमेंट में हमें बता सकते हैं। और हर प्रकार से इन्फिनिटी क्लासेस चैनल आपके सेवा में तत्पर है और धीरे धीरे इसका क्राइटेरिया बढ़ेगा आपके लिए, और भी अन्य सब्जेक्ट के लिए जो है वीडियोस आएंगी। और
अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम वेट करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।